पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनची और बाकी सारे लोग डीमन सप्रेसिंग सेरेमनी के अंदर गए थे। यहाँ पर सेरेमनी के अंदर ये किया जाता है कि एक डीमन है जिसको ट्रैप करके रखा गया है, तो उसको वहां पर एक बार फिर से सील किया जाता है, क्योंकि हर 20 साल के आसपास उसकी जो फॉर्मेशन होती है जिसके जरिए डीमन को सप्रेस किया गया है वो कमजोर होने लगता है। तो उसी को वापस से ठीक करने के लिए मास्टर पहुंचे हुए थे। तो सारे के सारे लोग यही देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो किसी भी हालत में बाहर निकलना चाह रहा था। तो जैसे उसको हल्का सा मौका मिलता है ना, वो बाहर तो नहीं निकल पाता, लेकिन बाहर जितने भी लोग थे उनको घसीटने की अंदर कोशिश करता है ताकि वो उनको भी ट्रैप कर सके। और इस चक्कर में युनची फंस चुका था। वो चला जाता है सीधा उसी डीमन के पास, जिसे देखकर सभी परेशान हो जाते हैं कि अब युनची के साथ क्या होगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिटिल फेरी को देखते हैं। वो भागी भागी उसी टावर के पास आती है जिसके अंदर डीमन को रखा गया। उसको खबर मिली थी ना कि युनचेन अब मारा गया। इस वजह से वो लिटिल फेरी उसको देखने के लिए आई थी कि क्या सच में युनची मर गया है या नहीं मर गया। तो जैसा वो यहाँ पर आती है, उसको वहां पर युनची का खून नजर आता है जो कि टावर के गेट के पास रखा हुआ था। वो देखकर एकदम ज्यादा परेशान हो जाती है कि नहीं, ये रियल नहीं हो सकता, युनची तुम मर नहीं सकते, तुम्हें क्या हो गया। लेकिन जैसे वो यहाँ पर उदास थी कि तभी हम देख पाते हैं कि टावर का गेट खुलता है और अंदर से युनची जो था वो बाहर निकल कर आ रहा था। उसे देखकर लिटिल फेरी कहने लग जाती है कि मुझे यकीन ही था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम वापस लौट कर जरूर आओगे। तो युनची भी कहता है कि मुझे भी यकीन था कि तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे, तो अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाने वाली हो ना, अपना सारा गुस्सा खत्म कर दो और आओ मेरे पास। तो ये सुनकर लिटिल फेरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो युनची की तरफ बढ़ने लग गई थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लिटिल फेरी सिर्फ हेलुसिनेट कर रही है, जबकि युनची असल में यहाँ पर मौजूद है ही नहीं। तो जैसे ही लिटिल फेरी जा रही थी युनची की तरफ, तभी वहाँ अंदर से वो उस डीमन का हाथ बाहर निकलता है और युनची को एक बार फिर से घसीट कर अंदर ले जाने की कोशिश करता है। लिटिल फेरी उसको बचाने जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो उसको बचा नहीं पाती और तब तक कि डीमन ने घसीट लिया था युनची को अंदर की ओर और वो उसको वहां पर ट्रैप कर लेता है। ये देखकर लिटिल फेरी एकदम ज्यादा परेशान हो जाती है कि नहीं युनची, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं मर सकते, तुम सच में मर चुके हो। क्योंकि उसको भी समझ में आ चुका था जो उसने अभी देखा वो सिर्फ एक हेलुशन था और रियलिटी में यहाँ पर युनची नहीं आया था। जितने भी लिटिल फेरी के साथी वगैरह थे वो उसको संभालने की कोशिश करते कि अपने आप को संभालो, लेकिन लिटिल फेरी होश में आ ही नहीं रही थी। वो कहने लग जाती कि नहीं युनची, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम ऐसा नहीं जा सकते, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि वो अपनी फुल आइस पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है, जिस वजह से तो पूरा इलाका एकदम बर्बाद होने लग गया था। पागल हो चुकी थी लिटिल फेरी युनची के जाने से। वो हर चीज को तोड़ने फोड़ने लग जाती कि नहीं, मैं पूरा का पूरा टावर ही तोड़ दूंगी, लेकिन किसी भी हालत में मुझे युनची को बाहर निकालना है। वो कहती है कि तुम मुझे छोड़कर अकेले कैसे चले गए, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि दुनिया में कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, तो आखिर तुम इस मामूली से डीमन के हाथों कैसे मर सकते हो। नहीं, तुम्हें वापस लौट कर आना होगा, तुम्हें आना ही होगा। लेकिन अफसोस के अंदर से कोई आवाज तक नहीं आती है। अगर युनची जिंदा होता तो अब तक वो आवाज भी लगा था, लेकिन आवाज भी नहीं आ रही थी अंदर से। लिटिल फेरी जितना अटैक करती उतना ही ज्यादा वो रोती भी। वो कहती उसे कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम वापस से मेरे पास जरूर आओगे, तो तुम मुझे छोड़कर चले गए। उसके जितने भी साथी वगैरह थे वो यहाँ पर लिटिल फेरी को ऐसा देखकर एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। उनको पता चल चुका था कि लिटिल फेरी के दिल में युनची के लिए कितनी ज्यादा जगह है। और जब उसने देखा कि युनची अब नहीं बचा, तो वो अपनी सारी की सारी फीलिंग्स वो दबा ही नहीं पा रही। जो भी कहना था वो सबके सामने ही कह देती है कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। लिटिल फेरी कहती कि बस एक बार बाहर निकल कर आ जाओ, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। अगर कभी मुझे जाने के लिए नहीं कहोगे ना, तो तुम्हें छोड़ कर भी नहीं जाऊंगी, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, बस एक बार वापस लौट कर आ जाओ। वो अपनी फिनिक्स स्पिरिट को यूज कर लेती है, अपनी हर एक टेक्निक को, सब कुछ को वो यूज कर चुकी थी, बस इसलिए कि वो इस टावर को ही डिस्ट्रॉय कर दे और अंदर चली जाए युनची को बाहर लाने के लिए। लेकिन वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, जो कुछ भी वो ट्राई करती सब कुछ यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा था। कुछ भी यहाँ पर असर करता ही नहीं और युनची बाहर निकल कर नहीं आता। इतनी ज्यादा पावर वेस्ट करने की वजह से, इतना ज्यादा खुद को परेशान करने की, तकलीफ देने की वजह से लिटिल फेरी की हालत खराब होने लग गई थी। उसके दोस्त उसको समझाते हैं कि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, ये टावर कभी नहीं टूट सकता, ये बहुत ज्यादा मजबूत टावर है, इससे सिर्फ तुम्हें तकलीफ होगी, बल्कि टावर को कुछ भी असर नहीं होगा। तो ये चीज छोड़ दो, जो हो गया हो गया, अब तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि युनची वापस लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन लिटिल फेरी से अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो यहाँ पर सदमे की वजह से ही बेहोश हो जाती है। उसको खून भी उल्टियों के जरिए बाहर आने लग गया था, क्योंकि वो सदमा कुछ ज्यादा ही गहरा ले चुकी थी। जितना वो गुस्सा दिखाती थी युनची के ऊपर, आज पता चला कि वो उसको कितना ज्यादा पसंद करती है। उसका गुस्सा दिखाना, उसका सब कुछ करना सिर्फ वो एक बाहर के मन से दिखाया करते थे, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी बनी ना, तो वो अपनी फीलिंग्स को दबा ही नहीं पाई। सभी लोग जल्दी जल्दी लिटिल फेरी को डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं ताकि उसका इलाज किया जा सके, क्योंकि वो अभी भी बेहोश हो चुकी थी, उसको किसी भी चीज का होश ही नहीं था। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और सारे के सालों इस टावर से जाने लगे थे, क्योंकि सभी को समझ में आ चुका था कि युनची मर चुका है, वो लौट कर नहीं आएगा, तो यहाँ पर इंतजार करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन युआन बा वहीं
वहीं पर खड़ा होता है क्योंकि जोरा लान भी बेहोश हो गई थी, तो उसको भी डॉक्टर के पास ले जाया जा चुका था। वो युआन कहने लग जाता है कि आज मेरी ही गलती की वजह से बॉस आपकी ये हालत हुई है। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा और आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। जैसे आपने उम्मीद लगाई थी ना, मैं उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाने वाला हूँ। तो अब हमें यहाँ पर कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बूढ़ी आंटी थी जिसको सभी लोग ग्रैंड माँ ज्यूमू कहकर बुलाते हैं, तो वही इलाज कर रही थी लिटिल फेरी का। वो सभी को आकर बताती है कि लिटिल फेरी की सिचुएशन अभी डेंजर से बाहर है, वो कुछ टाइम के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, इसलिए उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जितना उसने खुद के ऊपर प्रेशर डाला है, जितना उसने अपने आइस एलिमेंट की सारी पावर को निचोड़ दिया बस उस टावर के गेट को तोड़ने के लिए, तो इस वजह से उसको अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। और इस तकलीफ की वजह से जो लिटिल फेरी का बेबी है, जो उसको बच्चा होने वाला था, हम उसको नहीं बचा पाएंगे। तो ये सुनकर तो सारे के सारे लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि लिटिल फेरी प्रेग्नेंट है। ये तो इम्पॉसिबल बात है क्योंकि लिटिल फेरी ने कभी भी किसी इंसान को अपने करीब आने नहीं दिया। तो आपको गलतफहमी होगी, आपने जो जांच की है उसको एक बार फिर से करिए, ये पॉसिबल ही नहीं, ये चीज हो ही नहीं सकती। लेकिन अपने लोगों को पता है कि ये कांड तो हो गया था पिछले सीजन में, लेकिन वो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पागल समझा क्या, मैं 190 साल से इलाज कर रही हूँ, मैंने सभी लोगों को चेक किया है और मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो जो मैंने कह दिया बस वो कह दिया, ये बात 100% सही थी कि लिटिल फेरी प्रेग्नेंट तो थी, लेकिन अब हम शायद उसके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। ग्रैंडमा तो वहां से चली जाती, लेकिन बाकी लोग अभी भी एकदम टेंशन में थे कि ये क्या खबर ग्रैंडमा सुना कर गई है कि लिटिल फेरी प्रेग्नेंट है, ये तो हमें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, ये कब कहाँ कैसे कैसे हो गया ये। क्योंकि कोई भी इंसान कभी भी कोई जो मर्द है लिटिल फेरी के करीब आया ही नहीं। जैसे लिटिल फेरी को होश आता है, उसके दोस्त वगैरह से पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें होश आ गया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है वो ग्रैंडमा क्या कह के गई है कि क्या तुम, तो लिटिल फेरी कहती कि हाँ वो जो उन्होंने कहा वो सच है। तो वो जो मास्टर था वो यहाँ पर लिटिल फेरी से कहने जाते कि किसका बच्चा है ये, आखिर तुम्हारे पास किसका बच्चा आ सकता है। लेकिन लिटिल फेरी कहती कि देखो ये जो घर है ना, यहाँ पर सिर्फ लड़कियां आ सकती है, तो तुम मेहरबानी करके यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो मास्टर तो वहां से चला जाता है, लेकिन ये अंदर ही अंदर वो सोचने लग गया था कि मुझे पता है ये बच्चा किसका हो सकता है, ये बच्चा जरूर उस यूनची का होगा। लिटिल फेरी को गुस्सा आ चुका था कि मैंने तेरे को कहा ना कि तू यहाँ से निकल ले, तो जाता क्यों नहीं है। ये ढरकी मास्टर काफी टाइम से लिटिल फेरी के ऊपर नजर बना कर रखा हुआ था, इस वजह से लिटिल फेरी को गुस्सा आ गया उसको यहाँ पर देखकर, तो इसी वजह से वो मास्टर को भगा रही थी। तो इस चीज को देखकर वो जो मास्टर की वाइफ होती है ना बाहर से, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती कि यहाँ मैं उसकी वाइफ खड़ी हूँ और ये दूसरी लड़की के बारे में सोचकर इस तरह से गुस्सा कर रहा है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। जिस तरह से इसने मुझे धोखा दिया ना, इस धोखे का फल इसको जरूर मिलेगा। तो इसके बाद वो जो मास्टर की वाइफ थी वो अपने बेटे के पास आ जाती है। उसका बेटा काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने जो भी आपसे हमेशा मांगा है आपने वो हर एक चीज मुझे ला कर दी है, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक चीज जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि मुझे एक लड़की से प्यार था, मैंने उसको बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन अब नहीं लगता कि मैं उसके करीब वापस जा पाऊंगा। तो ये सुनकर उसकी माँ कहने लग जाती कि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो कोई और नहीं बल्कि किन्युई ही होगी। सच कह रहा हूं ना मैं, अगर वो किन्युई है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर जाऊंगी और वहां जाने के बाद खुद उसका हाथ मांगूंगी तुम्हारे लिए। तो ये सुनकर उसका बेटा कहने लग जाता है कि माँ अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा देर पहले ही हो चुकी है। तो इसके बाद हम यहाँ पर किन्युई को देखते हैं, वो उसी जो डीमन टावर था उसके गेट के पास आती है और यहाँ पर आने के बाद उसको सब कुछ पता चल गया था कि यहाँ पर क्या हुआ, जिस वजह से यूनची की जान गई। वहां पर उसको यूनची के खून के कुछ बूंद भी दिखते हैं, तो वो उन खून की बूंदों के जरिए यूनची के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगी थी कि किस तरह से यूनची ने उसका ख्याल रखा, उसके लिए इतनी सारी चीजें की। उसको वो भी याद आने लग जाता है कि जब यूनची ने उससे कहा था कि हम दोनों की शादी तो हो चुकी है, लेकिन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास है, तुम जब चाहो इसको फाड़ देना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ना पसंद करती हो मुझे तो फाड़ देना, अगर पसंद करती हो या फिर मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई भी जगह है तो उसको संभाल के रख लेना। तो आज तक की किन्युई ने कभी भी उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कभी नहीं फाड़ा था। उसको वो भी याद आने जाता जब यूनची ने उससे कहा था कि इस जिंदगी में तो अगर हमारी जो लाइफ है वो उतनी ज्यादा हंसी खुशी वाली नहीं रही, तो अगली लाइफ क्या तुम फिर से मेरी वाइफ बनना चाहोगी, और उस टाइम कोई भी ऐसे हालात नहीं होंगे जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग करे, हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। तो इसी चीज को याद करते हुए यहाँ पर किन्युई कहने लग जाती कि इस लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो मुझे अब यहाँ पर करना होगा, और वो है कि शायद मैं खुद की जान दे दूं, तो इसके बाद अगली लाइफ में हम दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। यही एक रास्ता है हम दोनों को एक बार फिर से मिलने का, क्योंकि जब मुझे मौका मिला मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, और जब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर किन्युई ये गलत कदम उठाती कि इससे पहले ही वो जो मास्टर की वाइफ है उसका बेटा आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर कहने लग जाता है वो कि आप भी यहाँ पर उस यूनची को आखिरी बार देखने के लिए आई हुई हैं। तो किन्युई कहने लग जाती कि सिर्फ यूनची को नहीं, मैं उस इंसान को देखने के लिए आई हूँ जो जिंदगी में मेरे सबसे ज्यादा अहमियत
रहता है। वो यहाँ पर अपना थोड़ा सा बाल का टुकड़ा काट लेती है और उसको हवा में उड़ा देती है, जो कि अजीब सी रोशनी में बदल कर वहाँ पर गायब हो जाता है। वो जो किन्युई थी वो कहने लग जाती है यहाँ पर कि देख लेना यूनची, वो टाइम जल्दी आएगा जब हम दोनों एक दूसरे से फिर से मिलेंगे, और जब अगली बार हम दोनों मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी, जो कि मैं नहीं बन पाई थी जब तुम मेरे साथ थे। तो पर इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसने अभी तो कोई गलत कदम नहीं उठाया। तो यही चीज सुनकर वो जो बंदा वहां पर खड़ा था वो समझ जाता है कि मैं तो किन्युई से प्यार करता था, लेकिन उसकी शादी तो पहले से ही उस यूनची के साथ हो चुकी है, तो अब हमारा कनेक्शन कैसे हो सकता है। यही वजह से वो इतना ज्यादा उदास था और अपनी माँ को जाकर सारा किस्सा बता रहा था कि माँ, उसने अपने बाल को काट कर ये चीज साबित कर दी है कि उसके दिल में सिर्फ यूनची है और उसके अलावा जिंदगी में कोई भी दूसरा इंसान उसके दिल में जगह नहीं बना सका। तो अब भूल जाइए कि मैं उससे कभी शादी कर पाऊंगा और न ही उसका हाथ मांग कर कोई मतलब है। तो इस चीज को सुनकर वो जो मास्टर की वाइफ थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती कि उस आइस इमॉर्टल पैलेस वालों ने पहले तो मेरे हस्बैंड को मुझसे छीन लिया, वो लिटिल फेरी छीन रही है, और अब यहाँ पर उसने मेरे बेटे को भी तकलीफ दे दी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं जाकर सीधा आइस इमॉर्टल पैलेस को ही पूरी तरह से बर्बाद कर दूं, सब कुछ को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दूं। तो अब हम यहाँ पर आइस इमॉर्टल पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जो मास्टर थी वो लिटिल फेरी को अपने पास बुलाती है और सबको वहां से भगा देती कि सब जाओ, मुझे सिर्फ लिटिल फेरी से बात करनी है। तो लिटिल फेरी कहती कि मास्टर, आपको क्या मुझसे पूछना है जो आपने अर्जेंटली मुझे यहाँ पर बुलाया। तो मास्टर कहने लग जाती कि तुम्हें अभी तक की शर्म नहीं आती मुझे मास्टर कहते हुए? तुमने जो काम किया है तुम इस मुंह से मुझे मास्टर कैसे कहकर बुला सकती हो? हमारा आइस इमॉर्टल पैलेस कितना ज्यादा रेप्यूटेड है, हमारी यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होती, लेकिन तुमने हमारे पूरे आइस इमॉर्टल पैलेस की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कितनी घटिया हरकत की है तुमने, तुम जानती भी हो इसके बारे में। अरे मैंने तुम्हारे ऊपर तो जिंदगी में कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि तुम हमारे इस कसम को तोड़ोगी, क्योंकि हमारे आइस इमॉर्टल पैलेस का यही रूल है कि कोई भी लड़की बिना शादी के तो किसी लड़के के साथ कभी भी नहीं रह सकती, और तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुमने हमारे इतने सालों की रेप्यूटेशन, इज्जत को पूरी तरह से खाक में मिलाकर रख दिया। वो तुम ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा भरोसे वाली लड़की थी जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती थी। तो यहाँ पर लिटिल फेरी कहती कि मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई और इसकी जो भी सजा होगी ना, मैं वो सजा हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। तो मास्टर कहती कि हैंडल करोगे, सजा हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर जितने भी हमारे एंसेस्टर मर चुके हैं ना, उनके पास जाओ, उनकी कब्र के सामने जाकर ये कसम खाओ कि तुम इस बच्चे को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे और इस बच्चे को मार दोगे, और उसके बाद चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कभी भी इस आइस इमॉर्टल पैलेस को छोड़कर नहीं जाओगे, यहाँ से बाहर कदम भी नहीं निकालोगी। कर सकती हो ये? तो ये सुनकर यहाँ पर लिटिल फेरी कहना चाहती कि मेरे बच्चे की हालत तो वैसे भी काफी ज्यादा खराब है, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया जा रहा है, लेकिन मैं इसको नहीं मार सकती। जो मैंने किया है वो गलती मेरी है, तो आप इस बच्चे को क्या सजा देना चाहती हैं? बस इसको जिंदा छोड़ दीजिए, उसके बाद आप जो भी करने के लिए कहेंगे मैं आप वो सब करूंगी, हर एक चीज को करूंगी, आंख बंद करके कर लूंगी, जो सजा देना है, जो कुछ करना है कर दीजिए, लेकिन इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, इसको मत मारिए। तो ये सुनकर मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहना चाहती कि ठीक है, तुमको ज्यादा ही नाटक चढ़ ना, लेकिन फिर भी तुम इस बच्चे को कभी जन्म दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने जो गुस्से में इतनी सारी पावर को यूज किया था, उस वजह से तुम्हारे जो वोम्ब है, मतलब कि तुम्हारी जो कोक है, वो इतनी ज्यादा ठंडी पड़ चुकी है कि कोई बच्चा वहां पर सर्वाइव कर ही नहीं सकता। बहुत महीने भर के अंदर वो अगर जिंदा भी होगा ना तो मर जाएगा। अगर उसको बचाना है तो तुम्हें वैसे भी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, तुम्हें कोई गर्म जगह चाहिए जहाँ पर तुम्हारे बच्चे के बचने के चांसेस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो तुम उसको मारो या नहीं मारो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जिंदा तो कभी बाहर तुम्हारे अंदर से निकल ही नहीं पाएगा, वो मर ही जाएगा। तो ये सुनने के बाद जो लिटिल फेरी थी वो तुरंत अपनी पावर को यूज करती है, जितनी भी अपनी आइस की पावर थी ना उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, ताकि वो अपनी पूरी आइस की पावर खत्म कर देगी तो चांस होगा उसके बच्चे को जिंदा रहने का। तो ये देखकर उसकी मास्टर एकदम परेशान हो जाती है। वो कहती है कि उस यूनची ने कौन सा जादू तुम्हारे ऊपर कर दिया कि तुम अंधी हो चुकी हो उसके लिए? तुम्हें कुछ भी समझ में क्यों नहीं आता? कितना हम तुमको यहाँ पर समझाने की कोशिश करें, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कोई बात बैठ ही नहीं रही। उसने आखिर कैसा जादू चला दिया तुम्हारे ऊपर कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम अपनी जान, अपनी पावर सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो उस बच्चे के लिए जिसका बचपना भी इतना ज्यादा मुश्किल है, उस यूनची के लिए जो कि अब तक मर भी चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसने तुम्हें क्या घोर कर पिला दिया, तुम होश में क्यों नहीं आ रही? तुम्हें समझना चाहिए कि अभी सिचुएशन कैसी है। तो लिटिल फेरी कहती कि उसने मुझ पर कोई जादू नहीं किया, ना इसलिए उसने मुझे कोई भी फोर्स किया, उसने मुझसे कुछ नहीं लिया, बल्कि मुझे बहुत कुछ दिया, इतनी प्यारी मेमोरीज दी हैं जिसको मैं चाह कर भी कभी भुला नहीं सकती। कई बार मेरी जान खतरे में आई थी, मुझे बचाने वाला अकेला वही इंसान था। अगर उसने मुझे नहीं बचाया होता तो आप जिस लिटिल फेरी को अपनी आंखों के सामने जिंदा देख रही है ना, वो कब का मर गई होती। हर बार अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि वही था। उसने मुझे एहसास कराया पहली बार कि प्यार का मतलब क्या होता है, इस आइस इमॉर्टल पैलेस में रहते हुए प्यार होता क्या है, एक लड़की की फीलिंग्स क्या होती है, उसको किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए, वो सब मैं भूल चुकी थी। मुझे सिर्फ कल्टीवेशन क्या था, लेकिन दुनिया किस तरह से जी चाहती है, एक लड़की होती क्या है, ये मुझे सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि यूनची ही था। उसने मुझे प्यार का एहसास कराया, किस तरह से जिंदगी जी चाहती है, हर एक चीज का एहसास कराया। सिर्फ एहसास ही नहीं करा बल्कि मुझे वो फील भी करवाया। जब तक मैं कुछ समझ पाती कि मैं क्या कर रही हूँ तब
तक मैं बहुत आगे निकल चुकी थी उस युनची के प्यार में, और वहाँ से लौट कर वापस आना बिल्कुल नामुमकिन था। और मैं अब यहाँ पर युनची को कभी नहीं भुला सकती, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक के क्यों ना गुजरना पड़े। रैंकिंग बैटल में भी मैं सिर्फ इसलिए आई थी कि आखिरी झलक में यहाँ पर युनची को देख पाऊँ, मुझे बस उसको देखना था। तो ये सुनने के बाद उसकी मास्टर इतनी गुस्सा होती कि उसको 2 थप्पड़ घसीट कर मारती कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरे सामने होकर इस तरह की बातें कर रहे हो। बचपन से आज तक क्या है, जितनी भी हमारी इस फ्रोजन आउट इमॉर्टल पैलेस की जो लड़कियां, उनको यही सिखाया जाता है कि जो प्यार होता है वो सबसे खतरनाक डेडलीस्ट पॉइजन होता है इस दुनिया का, जो कि इंसान को बर्बाद करके रख देता है। और तुमने वही पॉइजन पी लिया। मुझे तो पहले इस बात पे यकीन भी नहीं था, लेकिन अब जाकर मुझे इस बात पे यकीन हो चुका है। जो एंसेस्टर कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सच था। जो पॉइजन तुमने पिया है उसका शायद एंटीडोट इस दुनिया में है ही नहीं, तभी तुम इस तरह की हरकत कर रही हो। तुमने जो किया है ना, देख लेना उसके लिए तुम रिग्रेट करोगी, ऐसा रिग्रेट करोगी कि उसके बाद तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो लिटिल फेरी कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो किया है मैं उसके ऊपर कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगी। जो मैंने किया मैं प्राउडली बता सकती हूँ कि हाँ, मैंने युनची से प्यार किया और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली। मुझे इससे ज्यादा किसी और चीज पे उतना प्राउड फील नहीं होगा जितना कि मैं इस पे कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने आपको निराश किया है, मैंने सब कुछ को निराश किया है और अपने सेट को भी धोखा दिया। उसके लिए मैं यहाँ पर सजा की हकदार हूँ और मुझे इस चीज का अफसोस भी है, लेकिन जो मैं कर चुकी हूँ मैं उसको कभी भी वापस ठीक ना करना चाहती हूँ, ना करूंगी। मैंने अगर ये जाना होता कि युनची अभी तक की जिंदा है तो मैं इस बच्चे को छोड़ने के बारे में सोच भी सकती थी, लेकिन जब युनची अब मुझे छोड़कर जा चुका है तो उसकी सिर्फ एक ही निशानी मेरे पास है इस दुनिया में, जिसको छोड़ने के बारे में, जिसको खत्म करने के बारे में मैं कभी भी नहीं सोच सकती। चाहे मैं मर जाऊं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस बच्चे को बचा कर ही रहूंगी। और मास्टर, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि ये आइस इमॉर्टल पैलेस तो भाड़ में जाए, मेरी जान भी जाने वाली होती है ना, या फिर आप मुझे यहीं पर मार के ना डालती हैं, आखिरी दम तक के मैं अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करूंगी। और इसी को बचाते हुए मैं मर गई ना तो गर्व से मर जाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता, उसका दिमाग एकदम ज्यादा खराब हो गया होता। वो उससे कहते थे कि ठीक है लिटिल फेरी, आज से तुम हमारे इस आइस इमॉर्टल पैलेस के डिसाइपल नहीं हो, मैं तुम्हें अपने डिसाइपल की पोजीशन से रिजेक्ट करती हूँ, तुम मेरी डिसाइपल नहीं हो, और अब मेहरबानी करके हमारे इस आइस इमॉर्टल पैलेस से दफा हो जाओ, कभी भी मेरी आंखों के सामने नजर मत आना। ये इस महल को छोड़कर चले जाओ, इस आइस इमॉर्टल पैलेस को छोड़कर चले जाओ, इस पूरे ईस्टर्न रीजन को छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पर कहीं पर भी देखना नहीं चाहती हूँ। आज से तुम्हारे और हमारे कनेक्शन जो थे वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। लिटिल फेरी जो थी अपनी मास्टर के सामने कहना चाहती है कि मास्टर, आपने मुझे हर एक चीज सिखाई है, बचपन से आज तक के यहाँ तक बड़ा किया, मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया, जो एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती वैसा ही प्यार दिया, लेकिन मैंने आपको धोखा दिया। जिस चीज की जो गलती मैंने की है उसकी सजा मुझे भुगतनी चाहिए, और अगर आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती हैं तो ठीक है, मैं अब आपको और ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगी। तो मास्टर भी कहती कि हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ कि निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी भी जिंदगी में, चाहे जब तक मेरी जान बची होगी, मुझे अपनी शक्ल दिखाने के लिए मत आना। ना मुझे तुम्हारे बारे में जानना है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुमने हमें धोखा दिया है, हम अब तुम्हें धोखा देते हैं, और निकल जाओ यहाँ से। लिटिल फेरी एकदम उदास हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को बचाने के लिए वहां से जाने को तैयार हो चुकी थी। वो मास्टर कहना चाहती कि आज से जो तुम लिटिल फेरी की पोजीशन थी ना, वो चेंज होती है और वो मिलती है किन्युए को, क्योंकि लिटिल फेरी जितनी भी साथ यहाँ पर टॉप की फेरीज जो होती है उनकी हेड थी, तो अब यहाँ पर किन्युए बन जाएगी उन टॉप 7 फेरीज की हेड। मास्टर यहाँ पर ये भी ऑर्डर दे दी कि 3 साल के लिए हमारे पूरे के पूरे आइस इमॉर्टल पैलेस को सील कर दिया जाए। कोई भी यहाँ का ना बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर का अंदर आ सकता है, कोई भी गेस्ट जो होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 3 साल के लिए हमारा आइस इमॉर्टल पैलेस पूरी तरह से शट डाउन होने वाला है। मैं नहीं चाहती कि एक परिंदा भी यहाँ से इधर उधर चला जाए। तो इसके बाद हम यहाँ पर उसी डीमन टावर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो डीमन मौजूद था, और वहीं पर हम यहाँ पर युनची को भी देख पाते हैं जो कि बेहोश था या फिर मर गया था, ये तो कंफर्म नहीं दिखाया गया कि असल में उसके साथ हुआ क्या। जो हुआ है वो हमें यहाँ पर पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। आप लोगों को क्या लगता है कि युनची मर गया होगा? लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि युनची मर जाए, क्योंकि अभी तो बहुत सारे एपिसोड बाकी आने, और युनची मर जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।